जी हाँ, आज हम पूरे साहित्य शास्त्र से लेकर के 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी तैयारी समाहित हो जाएगी। आपकी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन भी आप इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। एक कॉपी और एक कलम साथ में लेकर के बैठिएगा। जो इंपॉर्टेंट तथ्य आपको लगते हैं और आपके नोट्स में नहीं शामिल हैं, तो यूनिट 3 में आप जहां भी नोट्स बनाए हुए हैं वहां पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज हम 100 प्रश्न नहीं, 110 प्रश्न से भी ज्यादा करेंगे। 115 प्रश्न होने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। आप अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, किसका कथन है? सही उत्तर प्लेटो। आचार शास्त्र में उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो आचार शास्त्र में उपयोगितावाद के संस्थापक प्लेटो ही माने जाते हैं। प्लेटो के दर्शन में निरूपित विषय नहीं है। कौन सा विषय नहीं है? आदर्श राज्य, ज्ञान मीमांसा, सृष्टि शास्त्र या फिर काव्य मीमांसा? तो इसमें काव्य मीमांसा विषय निरूपित नहीं, बाकी आदर्श राज्य की स्थापना, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा, ये तीनों ही प्लेटो के दर्शन में निरूपित हैं। प्लेटो के अनुसार काव्य की आग्राह्यता के दो आधार क्या हैं? आग्राह्यता के आधार क्या माने हैं? तो दर्शन और प्रयोजन इन्होंने आग्राह्यता के आधार माने हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं आपको पहले आंसर बता दे रही हूँ ना, आपको स्वयं प्रश्न सॉल्व करना है, एज अ मॉक टेस्ट आपको लगाना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में आप नोट कर लीजिए कि हाँ मेरा ये आंसर सही है, तो आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे कि कितने प्रश्न आपने सही दिए हैं। ठीक है, प्लेटो के अनुसार अनुकरण होने के कारण कला है, तो ये क्या है? सत्य है, आभास है, मिथ्या है, फिर नित्य है? प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला है। सही उत्तर हो जाएगा ये मिथ्या है, और सत्य से दुगनी दूरी पर इन्होंने बताया ना कला को। भाव से अद्भुत और उद्भुत, भाव से उद्भुत और भाव पर ही आधारित होने से काव्य या नाटक में तर्क का अवकाश नहीं रह जाता, इसलिए वह आग्राह्य है। तो ये किसका मत है? तो ये भी आपका प्लेटो का मत है। प्लेटो का उद्धरण नहीं है। कवि उन्मुक्त कवि है, वह काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित तथा आविष्ट होकर रचना नहीं करता। कवि की रचना ईश्वरी प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। कवि की रचना कला के नियमों का अनुवर्तन नहीं करती। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लेटो का उद्धरण नहीं है। ये जो नहीं वाले शब्द होते हैं ना, इनको आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ नहीं होता ना, ये जो बताते हैं प्लेटो जी कि काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित तथा अवशिष्ट होकर रचना करता है, होना चाहिए। यहाँ नहीं लग गया तो ये गलत हो जाएगा पॉइंट। प्लेटो द्वारा स्वीकृत काव्य भेद नहीं है। कौन सा काव्य भेद नहीं मानते हैं प्लेटो? तो विवरणात्मक नहीं मानते हैं, अनुकरणात्मक भी मानते हैं, वर्णात्मक भी मानते हैं, मिश्र भी है, लेकिन विवरणात्मक नहीं है। प्लेटो के अनुसार प्रगीत के 3 अंग क्या हैं? प्रगीत के 3 अंग बताए हैं इन्होंने। कौन से बताए हैं? तो शब्द, माधुर्य और लय इन्होंने बताया है प्रगीत के 3 अंग। किसके अनुसार पूर्ण ज्ञान की परिभाषा ज्ञान की सभी शाखाओं से आबाद गति थी? सही उत्तर अरस्तु हो जाएगा। अब यहाँ पर अरस्तु का मत है कि पूर्ण ज्ञान की परिभाषा ज्ञान की सभी शाखाओं में आबाद गति थी। अरस्तु के दुखांतक ट्रेजेडी के संबंध में तर्कपूर्ण कथन नहीं है, तो कथन नहीं है पूछा गया है। देखते हैं कथनों को, कौन सा कथन नहीं इनमें आएगा। तो ट्रेजेडी कार्य व्यापार का अनुकरण है। दूसरा है कार्य व्यापार विस्तृत और गंभीर होता है। तीसरा है कार्य व्यापार वर्ण्य होता है और अभिनय होता है। और चौथा है भाषा, लय, सामंजस्य, गीत इत्यादि से समन्वित होता है। तो यहाँ अरस्तु की चर्चा हो रही कि अरस्तु ने जो ट्रेजेडी के संबंध में तर्कपूर्ण कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा इसमें नहीं होगा? तो इसमें कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय होता है, ये नहीं होगा। बाकी तीनों ही इन्होंने बताया हुआ है। ट्रेजेडी कार्य व्यापार का अनुकरण है, कार्य व्यापार विस्तृत और गंभीर होता है, और भाषा, लय, सामंजस्य, गीत इत्यादि से समन्वित होती है। प्रश्न नंबर 12, अरस्तु द्वारा उल्लेखित 3 प्रकार के कथानकों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है? ऐतिहासिक, उपाख्यानात्मक, काल्पनिक या फिर आनुषतिक? सही उत्तर हो जाएगा उपाख्यात्मक, इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है लक्षणा को प्रतिभा का प्रमाण किसने माना है? अरस्तु ने माना है। अरस्तु के अनुसार महाकाव्य का स्वरूपाधायक तत्व नहीं है। स्वरूपाधायक तत्व नहीं मानते हैं अरस्तु। कौन सा नहीं मानते? तो अनेक छंदों का प्रयोग इसमें होता है, बल्कि ऐसा ये नहीं मानते। कलात्मक महत्व की दृष्टि से महाकाव्य की अपेक्षा दुखांतक को कौन श्रेष्ठ मानता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरस्तु। अगला, काव्य संबंधी मान्यताओं में प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु की कैसी थी?
बहुत ही फेमस कोटेशन है एक तरीके से देखा जाए, यथार्थपरक थी इनकी दृष्टि। अरस्तु के अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा? अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा? तो उन्होंने कार्य व्यापार से जोड़ा था। आप अगर अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ते हैं तो इन सब शब्दों को आप भली भांति जानते होंगे। यूनानी कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो विरेचन है। हिंदी रूपांतरण कथार्सिस का विरेचन। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, बहुत ही फेमस कोटेशन है और बार बार ये पूछी भी जाती है पंक्ति। किसकी है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जिन्होंने काव्य भाषा का सिद्धांत दिया है। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रकार से प्रश्न आपका पीवाईक्यू के रूप में पूछा भी जा चुका है। पढ़िए। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। काव्य गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं बताते हैं, वर्ड्सवर्थ, सही है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोधन जितना सहज था, भाषा उतनी ही सरल थी, बिल्कुल सही है। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर प्राचीन कवियों की देन है, नहीं, प्राचीन की जगह यहाँ बाद के कवियों की देन है ना। तो वो तो पहले में तो ये तो दोनों अपोजिट हो गए। तीसरा और जो चौथा पॉइंट है, दोनों पहले बताते हैं कि प्राचीन कवियों का भावोद्बोधन जितना सहज था, भाषा भी उतनी सरल थी। लेकिन भाषा में कृत्रिमता और आडंबर प्राचीन नहीं, बाद के कवियों की देन है, ऐसा बताते हैं कौन? वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। देखिए, प्रश्न उत्तर सभी को आते हैं, लेकिन पता है कभी कभी एग्जाम में आपका कॉमन सेंस होता है ना, फोकस माइंड का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी विद्वान लोग भी फेल होकर के आ जाते हैं और सरल जो प्रश्न आते हैं वो भी गलत करके आ जाते हैं। और एक कम पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट है लेकिन लगातार प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है और मॉक टेस्ट दे रहा है, अभ्यास के माध्यम से अपनी तैयारी को परख रहा है, तो वो प्रश्न और वो जो क्वालिफाई करके आ जाता है नेट। तो कोशिश कीजिए कि एग्जाम के माहौल में रहिए इस समय, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते चले जाना है, दिमाग में आ रहा है। बहुत से बच्चे कहते हैं हम भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखिए पढ़ाई के प्रति। दूसरा चीज, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने से ही चीजें आपको आएंगी। देखिए, जो कवि हमने पढ़ा था ना प्रतिभा काव्य हेतु में, कि जिसको कवि काव्य रचना नहीं आती है बिल्कुल, लेकिन अभ्यास के माध्यम से वो निपुण हो जाता है। आप जयशंकर प्रसाद की कृतियों को ही देख लें, जो रचना उन्होंने शुरुआत में लिखी शायद वो उतनी अच्छी नहीं रही हो, लेकिन बाद की जो रचनाएं हैं वो ऐतिहासिक रचनाएं एकदम अमर और अजर हो गई और आज भी हम लोग पढ़ते हैं। कामायनी हो गई है ना, तो ये सारी रचनाएं आप जयशंकर प्रसाद की पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ, एकदम सुधरी हुई स्वच्छ एकदम बढ़िया रचना लिखी है। तो प्रश्न नंबर 21 है कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं समझा जाऊं। किसका कथन है? बढ़िया कथन है, सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता। किसका ये कथन है? सही उत्तर हो जाएगा कॉलरिज का कथन है कि व्यंजना की महिमा के कारण कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता। आप कामायनी को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो आपको अच्छा ही लगेगा, कि जितनी बार आप सरोज स्मृति पढ़ेंगे उतनी बार आपका जो भाव उद्बोधन है वो एकदम आप भाव मतलब रोने लग जाएंगे। आप गोदान जितनी बार पढ़ेंगे, मैंने तो 3 बार पढ़ा और तीनों बार मेरे आंसू निकले हैं पढ़ते समय, और 36वां अध्याय पढ़ते पढ़ते मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ और मेरे आंसू बह निकलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता। काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णता नहीं। किसने कहा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉलरिज का कथन है ये। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अच्छा, कॉलरिज का एक काव्य सिद्धांत भी है, उस काव्य सिद्धांत का नाम क्या है? आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर चाहिए मुझे, प्रश्न नंबर 23 का। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक किस लेखक ने की समस्त आलोचनाओं का आधार है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पूछी जा चुकी रचना है, इलियट की है ये, ठीक है। आगे है, इलियट के अनुसार व्यक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में परंपरा क्या है? बाधक है, बाधक नहीं किंतु सहायक भी नहीं है, बाधक नहीं बल्कि साधक और सहायक है, आसक्ति का अंधानुकरण है। बताइए, सही उसका उत्तर हो जाएगा बाधक नहीं बल्कि साधक और सहायक है। क्या? व्यक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में परंपरा, क्योंकि परंपरा का सिद्धांत इलियट का है और उन्होंने ऐसा कहा कि बाधक नहीं है परंपरा बल्कि साधक और सहायक ही होती है। कला में नैतिकता के घोर समर्थक विद्वान कौन है? कला में नैतिकता के घोर समर्थक विद्वान कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन हो जाएंगे? कॉलरिज हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न 27 की ओर। कला में नैतिकता के घोर समर्थक विद्वान कॉलरिज नहीं है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, रिचर्ड्स हैं, ठीक है, रिचर्ड्स, ये सही उत्तर होगा, रिचर्ड्स। आगे चलते हैं, रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण क्या है? तो रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण कला की अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है, कला की अचेतन प्रक्रिया बताते हैं संप्रेषण को कौन? रिचर्ड्स।
IA रिचर्ड्स। रिचर्ड्स के काव्य भाषा के दो रूप माने हैं। तो काव्य भाषा के दो रूप माने हैं, कौन कौन से दो रूप हैं? वैज्ञानिक और रागात्मक। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा के दो रूप वैज्ञानिक और रागात्मक माने हैं। सहजोत्पाद्या सा दुधा भवती कहकर प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या किसने किए हैं? बहुत ही फेमस प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। रुद्रट ने किए हैं। सहजा और उत्पाद्या दो भेद किए हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा जब साहित्य शास्त्र पढ़ा होगा, और खासकर पाश्चात्य का जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें पढ़ा होगा कि सहजा सा द्विधा भवती। पहली बात तो ये कोटेशन पूछी जा सकती है, रुद्रट की है, और इन्होंने यही कह करके दो भेद किए थे, सहजा और उत्पाद्या। आगे चलते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, उक्त रस सूत्र के दो शब्दों की व्याख्या की गई है। तो कौन कौन से वो दो शब्द हैं? वो दो शब्द कौन से हैं? देखिए इसी में आ रहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग। पहली बात तो संयोग, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ संयोग होना चाहिए, संयोगादृश। ठीक है, इस प्रकार से संयोगादृश रस निष्पत्ति। तो संयोग और निष्पत्ति इन दोनों शब्द की चर्चा करते हैं चार विद्वान। कौन? भट्टलोलट, भट्टनायक, आचार्य शंकुक और अभिनव गुप्त। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर दिया भी हुआ है, सही उत्तर संयोग और निष्पत्ति। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, किसने कहा है? रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, तो ऐसा कहने वाले कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुभाव का प्रकार नहीं है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं बताइए? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। संचारी भाव तो 33 होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इनमें से कौन सा अनुभाव का प्रकार नहीं है? तो आहार नहीं है, आहार्य है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आहार्य है। आगे चलते हैं। जो भाव चिरकाल तक चित्त में रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव, है ना, जिसका उल्लेख भरत मुनि का जो सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इसमें नहीं आता है, तो इसी वजह से इसको अपूर्ण रस की रस सूत्र भी माना जाता है। लेकिन बल्कि जो स्थायी भाव है उन्होंने अभिनव गुप्त ने ही कहा, जिस प्रकार से स्थायी भाव हमारे पहले से ही मन में रहते हैं, परंतु जैसे ही वो चीज हमारे सामने आती है, उद्दीपक कोई आता है, वैसे ही हमारे भाव उसकी ओर वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ठीक है, घृणा से संबंधित कोई चीज देखेंगे तो हम लोग के अंदर जुगुप्सा आ जाएगी। वीर रस की कोई कविता पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल जोश से भर जाएंगे, वीर रस की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, शोक का कोई देखेंगे, वात्सल्य प्रेम, अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, रो रहा है, उसके नहीं मम्मी पापा है या फिर जो भी है, तो हमारे अंदर वात्सल्य उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से सारे ही भाव हमारे अंदर ही छिपे रहते हैं। इसे कौन कहते हैं? ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। एक होकर दूर तन से छांव वह चल हूं, दूर तुमसे हूं अखंड सुहागनी भी हूं। नीर भी हूं मैं, तुम स्मित की चांदनी भी हूं, मैं रागनी भी हूं। इससे पूछा गया था, सुहागनी भी हूं, अखंड और कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं, स्मित की चांदनी भी हूं, इस प्रकार से पूछा गया था। जिसको कविता याद थी उसने अनुक्रम वाला प्रश्न सही कर दिया होगा और बाकी बच्चों से वो आगे हो गया होगा। सही उत्तर बताइएगा। तो इसमें पंक्तियों का स्थायी भाव पूछा गया, क्या है? तो पंक्तियों का स्थायी भाव इसमें और कोई नहीं, क्या है? रति है ना। एक होकर दूर तन से छांव चल हूं, दूर तुमसे हूं अखंड सुहागनी भी हूं, तो इसमें रति भाव आया हुआ है। वामन में रीति किसे कहा है? वामन ने रीति किसे कहा है? ठीक है, तो वामन ने रीति किसे कहा है? विशिष्ट पद रचना रीति वामन का है ना। नियत वर्ण व्यापार को रीति मानने वाले विद्वान कौन है? तो मम्मट है। नियत वर्ण व्यापार को रीति मानने वाले मम्मट हैं आचार्य। रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? देखिए मार्ग शब्द का दो लोगों ने प्रयोग किया है। सबसे पहले तो नाम आता है कुंतक का। ठीक है, कुंतक इसमें दिया हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए दंडी भी दिया रहता तो भी गलत नहीं होता। ठीक है, तो आगे आप नोट्स में लिख लीजिएगा, दंडी ने भी मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। आनंदवर्धन अपने ध्वनि लोक में काव्य की आत्मा बताई है, तो उन्होंने काव्य की आत्मा किसको माना है? तो ध्वनि को माना है ना। आनंद सुनने से ध्वनि मिलती, इस प्रकार से मैंने याद भी कराया था। वक्रोक्ति वैदग्ध्य भंगी भणति किसे कहा जाता? किसने कहा? किसकी उक्ति है? आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, वक्रोक्ति देव वैदग्ध्य भंगी भड़ती, ये पूछी जा चुकी कोटेशन है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया है? इसके आधार पर भी सही कर सकते हैं, कुंतक का है। पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद है वही वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है। विशिष्ट पद रचना रीति वामन ने दिया है ना, रीति संप्रदाय, तो वामन हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। रीति की आत्मा क्या है बताइए? पद है, गुण है, वर्ण है या फिर ध्वनि है?
सही उत्तर उसका हो जाएगा रीति की आत्मा गुण को माना गया है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, बहुत ही फेमस कोटेशन और बार बार चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, पूछी जा सकती है। और जो अभ्यर्थी ईएमआरएस टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मम्मट की पंक्ति है। नृपः मोको है दीजिए अथवा मत्त गजेंद्र पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें दुष्क्रमत्व दोष है। ठीक है, दोष की भी चर्चा आपके सिलेबस में है। क्लिष्ट दोष है, संदिग्धत्व दोष है, च्युत संस्कृति दोष है या फिर दुष्क्रमत्व दोष है, तो ये दुष्क्रमत्व दोष है। रनित भ्रंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवर्त चल्यो कुंजर कुंज समीर, पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है बताइए? राइट आंसर गौड़ी लक्षणा है इसमें। आगे चलते हैं। साहित्य और कला समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती है और उसी पर स्थित व आधारित होती है। किसकी अवधारणा है? सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद। भौतिक जीवन से उत्पन्न होती है और उसी पर स्थित व आधारित होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 47। मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? फैंटेसी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2। मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही उसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। किसने कहा है ऐसा? सही उत्तर इसका बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होता। किसका वक्तव्य है? सही उत्तर माफ कीजिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही ये कथन है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है, उसके शब्द स्वस्वर होने चाहिए जो बोलते हो। ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित सृष्ट सूत्र कौन सा है? तो और कहीं ऑप्शन जाने की भी जरूरत नहीं है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, और किस किस में हुई है? संयोग और निष्पत्ति की इसमें विस्तृत रूप से 4 लोगों ने उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर आपका आता है 52। रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या 9 है और 2 और बढ़ गई हैं, 11 हो गई हैं टोटल, है ना। लेकिन अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो 9 ही आप सही उत्तर देंगे। किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस माना है? प्रयाण को तो रुद्रट ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयाण को 10वां रस कौन मानते हैं? रुद्रट मानते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार रस दोषों की संख्या कितनी है? तो रस दोषों की संख्या मम्मट के अनुसार 10 है। कौशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो कौशिकी वृत्ति का संबंध श्रृंगार रस से है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं कौशिकी से श्रृंगार को। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति, तो भारतीय वृत्ति अद्भुत रस से संबंधित है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आसान प्रश्न, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न। विश्वनाथ की पंक्ति ये कृति है साहित्य दर्पण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है? तो रस गंगाधर जगन्नाथ के द्वारा रचित है। आगे का प्रश्न है। किस विद्वान ने रौद्राच करुणो रसा कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? बताइए। रौद्राच करुणो रसा, सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भरत मुनि ने ये उक्ति दी है। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न। रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पांचाली। ठीक है, रीति का दूसरा नाम है ना वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीति बताए हैं ना, तो उसी में ही भोजराज ने जैसे अवंतिका बताई है रीति, वैसे ही ग्राम्य जो है वो रीति का दूसरा नाम है पांचाली, याद रखिएगा। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य जो है वो अभिधा, लक्षण और व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। देश व्याकुल है, वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? देश व्याकुल है, तो देखिए अभिधा तो नहीं होगी इसमें और अभिधा दी भी नहीं हुई है, या तो शुद्धा लक्षणा है या फिर रूढ़ा लक्षणा है, तो इसमें रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। ठीक है, रूढ़ हो गया, देश व्याकुल है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 63। संचारी भावों की संख्या मैं बता चुकी हूँ 33 होती है। अपस्मार क्या है? अपस्मार, तो अपस्मार संचारी भाव का ही एक प्रकार है। आप 33 के 33 संचारी भाव पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है अपस्मार, तो उसमें ही शामिल है। भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी निर्धारित की है? आसान प्रश्न है, 38 संख्या बताते हैं अलंकारों की। कौन? भामा जी। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? इन्होंने 4 प्रकार के अलंकार बताए हैं, उन चारों में से एक कौन सा नहीं है? अनुप्रास, उपमा, दीपक, श्लेष नहीं बताया है। चौथा इन्होंने रूपक बताया है ना,
रूपक। अनुप्रास, उपमा, दीपक और रूपक इन्होंने बताया है। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन सा? अनुप्रास, उपमा, दीपक और रूपक। ठीक है, ये 4 अलंकार बताते हैं कौन? आचार्य भरत मुनि। किसने रीति को काव्यात्मा माना है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सीधा सा प्रश्न यही है आपका। सही उत्तर हो जाएगा वामन, रीति वामन। ठीक है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? बामा ने अलंकारों की संख्या 38 बताए हैं और औचित्य संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक है क्षेमेंद्र, उन्होंने 27 प्रकार के औचित्य बताए हैं। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार का उदाहरण होगा, क्या होगा? देखिए यही वर्ड मिल गया, सी, सा, सम, ये जो शब्द होते हैं ना, ये आपके रूपक अलंकार होते हैं। प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। अगर यहाँ पे उपमा पूछ लिया जाता तो प्यासी मछली आंखें, मछली रूपी भी नहीं लगाते, मछली आंखें, मतलब वो एज इट इज स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ मछली सी आ गया, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 3। फैंटेसी का सामान्य अर्थ क्या है? मिथ्या कल्पना। काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की है? कॉलरिज ने की है। और कॉलरिज का ही सिद्धांत है क्या? कल्पना का सिद्धांत। का से कॉलरिज, का से कल्पना, है ना, याद किया था। जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह प्रतीक कहलाता है। याद रखिएगा, बिंब और प्रतीक से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जब कोई पदार्थ, मतलब कोई वस्तु या पदार्थ किसी भाव या विचार की का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम प्रतीक कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 72 हो गया है। प्रश्न नंबर 73 की ओर बढ़ रहे हैं। बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। तो बिंब का प्रमुख कार्य हो गया ये तीनों, संप्रेषणीयता, बोधगम्यता और कवि की अनुभूति को तीव्र करना, ये तीनों हो जाएगा। काव्यार्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से बिंब का कौन सा भेद है? तो बिंब का भेद है संश्लिष्ट। प्रतीक योजना का लक्ष्य क्या होता है? प्रतीक योजना का लक्ष्य होता है कथ्य को आकर्षक रूप प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद का प्रवर्तक नहीं है? तो वाल्टेयर नहीं है। ठीक है, वाल्टेयर यथार्थवाद के प्रवर्तक नहीं है। तो यथार्थवादी नाम लिख लीजिए, बेंथम है, न्यूटन है और मिल है। ठीक है, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारे ही आपके इकाई 4 में लगे हुए हैं, है ना। तो इसको आप इकाई 3 में लगे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। प्रसिद्ध कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है और प्रसिद्ध कथन है। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। सही उत्तर बताना है, शेक्सपियर का कथन है। आलोचकी से क्या तात्पर्य है? आलोचकी वे आलोचक जिन्हें किसी की अच्छी से अच्छी रचना भी अच्छी नहीं लगती, उनको आलोचकी कहा जाता है। ठीक है, होते हैं सिर्फ आलोचना के लिए बने हैं, स्वयं अपनी रचना तो नहीं करेंगे, लेकिन आलोचना के नाम पर दूसरों की आलोचनात्मक वो जो कोई भी रचना होगी उसकी आलोचना कर बैठेंगे। और यही यथार्थ में, वास्तविक जिंदगी में भी ऐसे होते हैं, अपना कुछ नहीं होगा लेकिन सामने वाले ने अगर कुछ अच्छा कर दिया या फिर करने का सोच रहा है तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। काव्य कला या तो सिद्ध पुरुष का काम है या पागल का। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? सही उत्तर अरस्तु का कथन है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार है। यह कथन किसका है? प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार है। सही उत्तर हो जाएगा बोरिस पेस्तानक का कथन है, ये बोरिस पेस्तानक का। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के मुखिया कौन है? D.H. लॉरेंस, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के मुखिया है। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? इवान वॉट, लॉक, केम्स या फिर अलेक्जेंडर स्मिथ। तो इसमें दार्शनिक यथार्थवाद लॉक है और यथार्थवादियों में शामिल कर लीजिएगा लॉक को भी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 83। अविद्या क्या है? बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अविद्या का पूछा गया, अविद्या क्या है? सही उत्तर हो जाएगा अविद्या जो है, आप संचारी भाव पढ़ते हैं ना, तो अपस्मर भी पढ़ते हैं और अविद्या भी पढ़ते हैं। तो 33 संचारी भाव में अविद्या नाम भी आता है, तो संचारी भाव का ही एक प्रकार है। 33 संचारी भावों में एक अविद्या भी है। आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। आत्मवादी संप्रदाय रस को, ध्वनि को और औचित्य को, नोट कर लीजिएगा, रस, ध्वनि और औचित्य को आत्मवादी संप्रदाय कहा जाता है। कला के लिए नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन है? ब्रैडले। कला के लिए नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक ब्रैडले हैं। ठीक है, किसे देहवादी संप्रदाय से अभिहित किया गया? देहवादी संप्रदाय
अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय को देहवादी, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलंकार रीति और वक्रोक्ति को देहवादी संप्रदाय कहा गया है और इधर कहा गया है आत्मवादी संप्रदाय रस, ध्वनि और औचित्य को। रस, ध्वनि, औचित्य कौन से हैं? आत्मवादी हैं। और देहवादी कौन से हैं? तो अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति। तो टोटल 6 हो गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? बहुत ही फेमस ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र की है, ठीक है, अभिनव भारती। और किसने लिखी है अभिनव भारती? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नाट्यशास्त्र की ये टीका है अभिनव भारती। अरस्तु ने किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की है? विरेचन। प्रश्न नंबर 89, काव्य में अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अनुकरण सिद्धांत के अगर प्रवर्तक पूछा जाए, देखिए अरस्तु का भी अनुकरण का सिद्धांत है, लेकिन प्रवर्तक पूछा गया है तो प्लेटो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से दशरूपककार कौन है? तो धनंजय है दशरूपककार। रस निष्पत्ति में ब्रह्मा सहोदर की व्याख्या किसने की है? रस ब्रह्मानंद सहोदर है, ऐसा भी वाक्य आप पढ़ते हैं जब रस की परिभाषा को पढ़ते हैं, है ना। तो ये ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो भट्ट नायक ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। अवमर्श क्या है? तो अवमर्श भी आपका संचारी भाव का एक प्रकार है। अब तो प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, मैंने 3 संचारी भाव तो आपको ऐसे ही बता दिए, है ना। अब बाकी के जो 30 बचे हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा स्वयं से। लोचन टीका किस प्रसिद्ध ग्रंथ की टीका है? ध्वन्यालोक लोचन ऐसे करके है पूरा नाम, ठीक है, तो ध्वन्यालोक की टीका है लोचन टीका। विष्कंभक की कल्पना की जाती है। विष्कंभक किसकी कल्पना? नाटक में की जाती है। रस सिद्धांत के प्रमुख 4 मतों में से कौन सा मत शामिल नहीं है? तो भौतिकवाद शामिल नहीं है, ठीक है। रस सिद्धांत के प्रमुख 4 मतों में से भौतिकवाद नहीं, अनुमतिवाद भी है, उत्पत्तिवाद भी है, भुक्तिवाद भी है, ठीक है, लेकिन जो शामिल नहीं वो भौतिकवाद हो जाएगा। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत में विरेचन शब्द का संबंध किस विज्ञान से माना है? बताइए। आयुर्वेद शास्त्र से माना है। नाटक का प्राण किसे माना जाता है? रस को, अलंकार को, भाषा शैली को, या फिर स्वगतोक्तियां को? सही उत्तर हो जाएगा रस को। नाट्य रूपकों में कौन सा रूपक शामिल नहीं है? तो नाट्य रूपकों में अभिनय शामिल नहीं है, ठीक है। वीथी, व्योम, डिम ये नाट्य रूपक में आते हैं। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? केशव प्रसाद मिश्र हैं, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण। कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते ललित कथन, उक्त कथन में किस प्रकार का दोष माना जाएगा? कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते ललित कथन, बताइए। श्रुति कटु, च्युत संस्कृति, अनास्था स्थपदा और अर्थ पुनरुक्ति। सही उत्तर हो जाएगा अर्थ पुनरुक्ति, है ना। 2 बार ललित अच्छे लगते ललित कथन, इस प्रकार से इसमें अर्थ पुनरुक्ति दिखाई देती है। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो भट्ट नायक ने की है ना। मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबके सिद्धांत और दर्शन किस दर्शन से प्रभावित थे? ये आचार्य चारों, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्ट लोलट, ठीक है। किसकी प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा कहा गया है? बढ़िया प्रश्न है। सहृदय को, सहृदय की प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा का। अर्थालंकार रहित शिव वेह सरस्वती कथन किसका है? तो ये किसका है? महर्षि व्यास का है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में छंद निरूपण का विवेचन किया गया है? भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र किस अध्याय में छंद निरूपण का विवेचन किया? तो 16वें अध्याय में छंद का निरूपण देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर आपका 104 हो गए। 105वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का हेतु नहीं है? तो काव्य का हेतु इसमें नहीं है तो वो अर्थोपलब्धि हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों ही काव्य के हेतु हैं, है ना। अर्थोपलब्धि नहीं है। जिसमें बिल्कुल समास ना हो उसे क्या कहा जाता है? पांचाली, लाटी, वैदर्भी या फिर गौड़ी? तो वैदर्भी रीति में समास नहीं होता, याद रखिएगा। साहित्य का चरम उद्देश्य चरमोल्लास प्रदान करना है, तर्क द्वारा बाध्य करना नहीं। पाठक या श्रोता को वेदांतर शून्य बनाना साहित्य सिद्धांत के संबंध में यह मत किस प्रख्यात काव्य शास्त्री का है? क्या है? फिर से पढ़ लेते। साहित्य का चरम उद्देश्य चरमोल्लास प्रदान करना है, तर्क द्वारा बाध्य करना नहीं। पाठक या श्रोता को वेदांतर शून्य बनाना। सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉन्जाइनस का कथन है, ठीक है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आसान है। किसका है वक्रोक्ति?
सिद्धांत तो आचार्य कुंतक का है। और क्षेमेंद्र का क्या है? क्षेमेंद्र का औचित्य है। पहले मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो मुझे क्षेमेंद्र जी में और कुंतक में बहुत कंफ्यूजन होता था कि वो वक्रोक्ति सिद्धांत में और औचित्य सिद्धांत में। फिर मैंने किस तरह से याद किया तो आज तक मुझे वो याद है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन मैं कुछ अटपटी चीजें सोच लेती थी ना, तभी मेरे दिमाग में वो फिट हो जाता था। वो आज मैं आपको शेयर करती हूँ। मैंने बोला था कि जो वक्र मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा कथन होता है ना वक्रोक्ति का मतलब। तो पुच्चे की जो माफ कीजिएगा, जो कुत्ता होता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। तो मैंने कहा था कुंतक, कू से कुत्ता याद कर लिया था, वक्रोक्ति टेढ़ा, तो इस प्रकार से मैंने याद कर लिया। तो क्षेमेंद्र अपने आप मुझे याद हो गए थे कि क्षेमेंद्र का औचित्य हो जाएगा और कुंतक का तो वक्रोक्ति सिद्धांत है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से याद करते हैं। देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को बताने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ गलत चीजें भी हो, गलत मतलब कोई शब्द अच्छे नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में अगर वो अच्छे आपको मतलब आपको लग रहा है कि उससे आपको याद हो सकता है, तो उस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। स्वतंत्र है आप मन में कुछ भी सोचने के लिए और उसको लिंक करके स्थापित करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको, देखिए कभी कभी आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप बहुत से, मान लो हजारों लोग गुजरेंगे, लेकिन कुछ अलग जो व्यक्ति होगा, थोड़ा पागल टाइप का होगा, फिर पागल वाली हरकतें कर रहा होगा, तो उसका वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। जब घर आएंगे तो बाकी सब व्यक्ति नहीं याद रहेंगे, लेकिन वो पागल को आप याद रखोगे, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि चीजें अगर नहीं याद रही सीधी तरीके से, तो आप उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा उल्टा करके आप उसको याद कर लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। आगे की जो कथन है वो है, कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। यह कथन किसका है? कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। किसका कथन है? सही उत्तर इसका बताना है। सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। सरोपा क्या है? सरोपा क्या है? तो सरोपा संचारी भाव का एक भेद नहीं है, इतना मैं बता देती हूँ। इसमें ऑप्शन भी नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लक्षण शक्ति का एक भेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये है ना, ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पैराग्राफ वाले जो आरसी आता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 प्रश्न और बनेंगे इससे, आप देख लीजिएगा कि द्विवेदी जी साहित्य को लोक रंजन का साधन मानते थे। जब तक साहित्य की भाषा लोक भाषा नहीं होती, तब तक न जनता उसे ठीक से हृदयंगमन कर पाती थी और न साहित्य अपने उच्च उद्देश्य तक पहुंच पाता है। अतः वे चाहते थे कि काव्य की भाषा बोलचाल की भाषा ही हो, क्योंकि कविता की भाषा बोलचाल से जितनी ही दूर जा पड़ती है, उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती है। बोलचाल से मतलब उस भाषा से है जिसे खास और आम सब बोलते हैं, विद्वान और अविद्वान दोनों जिसे काम में लाते हैं। ब्रजभाषा केवल काव्यशास्त्र से विज्ञ थोड़े से पंडितों की सामग्री रह गई थी, जबकि खड़ी बोली और खास और आम में दिन दिन प्रचार बढ़ रहा था। इसीलिए उन्होंने ब्रजभाषा में कविता करने की परंपरा का विरोध किया। ब्रजभाषा जरा जीर्ण हो गई थी और उसमें ह्रास के बीज इतने अधिक आ गए थे कि साहित्य भाषा के रूप में अधिक दिन तक वह चल नहीं सकती थी। द्विवेदी जी साहित्य को किसका साधन मानते हैं, बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोक रंजन की भाषा को मानते हैं। किस प्रकार की भाषा में साहित्य अपने उच्च उद्देश्य तक पहुंच पाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक भाषा के रूप में। वे चाहते थे कि काव्य कौन? द्विवेदी जी, है ना, वे चाहते थे। तो इसमें वे कौन है? उक्त मत का विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 कि वह कौन सी भाषा है जिसे विद्वान और अविद्वान दोनों प्रयोग में लाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बोलचाल की भाषा, है ना, खड़ी बोली जिसको कहते हैं। कौन सी भाषा केवल काव्य शास्त्र के कुछ विद्वानों तक ही सीमित होकर रह गई थी? तो ब्रज भाषा रह गई थी। तो ये आपके पूरे 115 प्रश्न हो गए हैं। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रश्न आपके सही हुए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और शायद मैंने कौन सा प्रश्न 123वें नंबर का प्रश्न पूछा था, एक बार जाकर के देख लीजिएगा। 23वां प्रश्न कौन सा है उसका मैंने प्रश्न पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार बताती हूँ मैं आपको। 23 प्रश्न था कि काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णता नहीं। कॉलरिज का कथन था। तो कॉलरिज ने कौन सा काव्य भाषा सिद्धांत दिया, मैंने बताया भी था आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगली यूनिट के, ऐसे ही 100-200 प्रश्न करेंगे। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर हासिल होगी। नमस्कार सभी साथियों को।